नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आप सामने देख रहे हैं हमारे रोहित जी बाराबंकी से हैं, शिव जी वो भी बाराबंकी से हैं और हम लोग इलाहाबाद आए हुए हैं डायमंड संकर सीड्स पे, डायमंड हाइब्रिड सीड्स पे। तो आज इनसे मैं मुलाकात कराऊंगा। इन्होंने एक नई तकनीक से खेती शुरू की है, उसको भी दिखाऊंगा कैसे है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और अगर हम लोग इस तकनीक पे खेती करते हैं तो क्या हमको सफलता मिलती है। तो चलिए हम इस पे कुछ अंश आपको पेश करते हैं बातचीत के और मिलाते हैं इसके ऑनर से। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है। जैसा कि आपसे मिलने ये लोग देखिए बाराबंकी से दो एग्रोनॉमिस्ट हैं, हमारे किसान हैं, सूरज जी हैं और मैं भी किसान हूं और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे मिलने आया हूं क्योंकि हमारे किसानों का जो एक भ्रम है, क्योंकि मुझे पता है कि आप रासायनिक भी खेती करते हैं, जैविक भी करते हैं, मतलब सारी चीजों का प्रैक्टिकल करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल मैं आपके खेत में देखना चाहूंगा अगर आप अनुमति देंगे तो सर इस पे बताइए कि हमारे किसानों की क्या मतलब भावना होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए और कैसे वो खेती पे आगे बढ़ें जिससे कि हम जहर मुक्त खेती कर सके। जी नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कुमार मौर्य है। जी जी। हथीगाहा गांव है, कौड़ियार ब्लॉक, प्रयागराज से। जी जी। अगर आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, इस तरह की खेती की बात अगर आप करते हैं जी, तो जैसे कि हम प्रयागराज से हैं और उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में जैसे पूर्वांचल का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है। जी जी। तो कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ तेज ठंड भी पड़ती है, सर्दी होती है जी, बरसात भी बहुत अच्छी होती है जी और गर्मी भी तेज पड़ती है। जी। तो हमारे यहाँ तीनों मौसम देखने को मिलते हैं। तो जी जी। इन मौसम के आधार पे हमें ये पहले निश्चित करना होगा कि हमें खेती किस फसल की और किस समय करनी है। जी। अगर हम जैविक खेती की बात करें तो आज के समय में जैविक खेती के नाम पे बहुत सारी चीजें मतलब गलत तरीके से, हाँ, कुल मिला के मिट्टी भी बिक रही है खाद के रूप में। जैविक खाद के नाम पे 95% मिट्टी बिक रही है। जी जी। बहुत कम ही है जो बिकता है। जी जी। जैविक खेती एक चैलेंजिंग खेती है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत अच्छी तो नहीं है जी। कुछ हैं किसान ठीक नहीं सर, कुछ एक दो चार टिप्स जो आप बताइए, क्योंकि आप तो अब इस पे कहा जाए कि हरफन मौला हो चुके हैं। आपने रिसर्च किया, खुद भी किया है कई चीज जो कि मुझे पता चला तो मेरे दिल में उत्सुकता हुई कि ये किसानों को बीच में लाना चाहिए कि कैसे किसान को पता चले कि हम जो है क्या जैविक कर रहे हैं, क्या रासायनिक कर रहे हैं, कैसे खाद के बारे में पता चले, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि दे रही हैं अच्छी खाद। क्योंकि हम लोग क्या है कि दुकानदार कोई भी चीज बेच रहे हैं, आप भी दुकानदार हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी दुकानदार हैं, बेच रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ मैंने जो भी पाया है वो अभी तक, चूंकि मेरी भी नॉलेज है तो अच्छी चीज मैंने देखा है। तो किसान कैसे समझे इस चीज को? देखिए, इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि उसके लिए पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा होना वो लिटरेट की प्रॉब्लम है जी। किसानों के बीच में ये इसकी एक गंभीर समस्या है कि जो हम इसका शिकार होते हैं। हाँ हाँ। और यदि हम जैविक खेती जो है उसका बहुत लंबा गाइडलाइंस है, उसको करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत कम ही लोग बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। हाँ हाँ। अगर हमें खेती में कुछ नई परिवर्तन करना है, जैसे आजकल इतना ज्यादा जहर और उर्वरक खेत में हम अपने डालते हैं जिससे जमीन का भी पूरा एकदम काम खत्म हो रहा है और इससे जो उत्पादन हो रहा है उसका भी बहुत खराब आ रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर और बहुत तरह की हैं। जी जी। तो इसमें हम इसका एक उपाय जो हमने अपने खोज में निकाला है जी, जहर मुक्त और उर्वरक मुक्त खेती अगर हम लोग करें जी जी, तो इसमें किसानों को सफलता मिल जाएगी, जिसमें इनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं मिलेगी। और दूसरा, इसको आसानी से किया जा सकता है और इन सब्जियों की मांग हमारे पूरे प्रदेश में, देश में और विदेशों में भी है। जी जी। रेसिड्यू फ्री मैनेजमेंट में इसको मतलब जहर मुक्त, पॉइजन फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, इस अगर पद्धति को हम अपनाएं तो इसमें
हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सर कैसे, उसका कुछ एक हमको बताइए कि क्या हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कुछ चीजों को तो बताइए। किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, कौन कंपनी अच्छी है, कौन खराब है, कौन क्या बेच रही, कौन सा। फिर सर कैसे डिफाइन होगा कि हमारे किसान कैसे चाहें, कैसे कर सकते हैं? कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के हैं, वहां से जैसे बायो फर्टिलाइजर आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का जी। और आपका एक अभी डिकम्पोजर भी आता है जी। और बहुत सारे इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट। सर जैसे कि मुझे पता है कि आप एक कल्चर पे खेती करते हैं जी, एक कल्चर है, तो उसका कैसे क्या सिस्टम है सर? और अगर हमारे किसान करना चाहें, बैक्टीरिया कल्चर है जी जी, जो कि अभी हाल ही में हमने उसको ट्रायल किया जी, और साथ में कई वैज्ञानिकों की सलाह से हमने उसको अभी उन्होंने तैयार किया हुआ है। जी जी। तो उसमें क्या होता है कि वो कल्चर है और उसमें बहुत मिक्स बैक्टीरिया होते हैं जी, और उसको हम जैसे 200 लीटर पानी में 2 लीटर उस कल्चर को डाल के जी, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, अच्छा, और उसको एंटी क्लॉक 100 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में, जैसे 200 लीटर पानी, हाँ, मिलाएं अच्छी तरह से जी, और सुबह शाम दोपहर में एक बार उसको एंटी क्लॉक में चला दें, ऐसे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिवर्स चलता है ये। हाँ, जी। 4 से 5 दिनों में वो तैयार हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद आप इसको अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप पौधे के पास ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग, इससे कोई नुकसान सर? इससे कोई नुकसान नहीं है, बस इसमें सावधानी ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी कीटनाशक डालते हैं तो इसके 10 दिन पहले और 10 दिन बाद कुछ भी ना पड़े। जैसे अगर हमें आज इसका इस्तेमाल करना है, हाँ, तो इसके 10 दिन पहले तक कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए और इसके 10 दिन बाद भी कुछ नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि इस पे अगर कीटनाशक पड़ेंगे तो क्योंकि ये बायो बेस है, जैविक है पूर्ण रूप से, तो ये इसका असर खत्म हो जाएगा, इसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। नहीं तो सर जो आप कह रहे हैं कीटनाशक जमीन में नहीं पड़ना चाहिए या पौधे पे नहीं पड़ना? जमीन में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर हमने ऊपर स्प्रे किया है, स्प्रे करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चलेगा। जैसे हम लोग पिप्रोलिन ड्रिंच कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, कई सारी चीजें हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, पौधे पे चलेगा। और कोई उर्वरक इसके साथ नहीं, इसके साथ कोई भी आप केमिकल उर्वरक नहीं डाल सकते। वो गैप कितना होना चाहिए? वही सेम गैप होना चाहिए, 10 दिन का गैप। अगर मैंने 1261 अगर चलाया है तो 1261 ड्रिंच किया तो कितना 10 दिन के बाद ही हमको कुछ भी आपको डालना है तो 10 दिन पहले, हाँ, 10 दिन बाद कुछ भी नहीं। आज अगर यदि हम डाल रहे हैं तो इससे 10 दिन पीछे कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, हाँ, और 10 दिन आगे तक भी नहीं पड़ा होना। अच्छा, ये सारी चीजों को मैनेज कर देता है आपकी। अच्छा, सारी जी, मतलब उसमें ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सर ये कल्चर हमको, जैसे आपने कहा कि 200 लीटर में आप वाला कल्चर जो मिलता है वो कितना लीटर डालना है? 2 लीटर। 2 लीटर, 200 में 2 लीटर। तो ये आपके पास कितने रुपए लीटर अवेलेबल है? ये 400 रुपए लीटर है। 400 रुपए लीटर। तो अगर 1 लीटर 2 लीटर पैक है या कुछ ज्यादा हमको? ये जैसे हमें दरअसल अभी तो इसका बिक्री हम करते नहीं है, ये हम हमारी नर्सरी, आपने रिसर्च के लिए रखा है इसको? रिसर्च के लिए भी रखा हुआ है और नर्सरी में कुछ इस्तेमाल करते हैं, अभी 2-3 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब जाके इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आने लगा है। जी जी जी। तो अब इसको बड़े पैमाने पे उपलब्ध कराया जाएगा। जी, मतलब किसानों को आपके पास से, आपका नंबर मैंने डाल दिया है सर, अगर आपसे कोई बात करके लेना चाहे जी जी तो यहाँ आके ले सकता है। ये मलाका के पास में आपका पड़ता है, हदगाह गाँव। तो चलिए सर, आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि जो कल्चर पे काम करता है, जैसे कि इसका कई लोग जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो कि हमारे आउट ऑफ स्टेट, मतलब केरला वगैरह में भी जो पढ़े लिखे, जो लिटरेट लोग हैं, तो वो इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं, जैसे कि उनकी सब्जियां बाहर जाती हैं। तो इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्जियां हमें पहले तो उसमें जहर की मात्रा और ये जो उनका पैरामीटर है उस पैरामीटर पे लाना होगा, खरा उतरना होगा जी, तभी हम सब्जियों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक हमारी जमीन कंप्लीट जो है इस पे नहीं चलती है, कल्चर पे, तब तक मुश्किल है। नहीं, कल्चर पे ही नहीं, बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा कि जैसे अगर हम ये कल्चर है, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, पूरा एक उसका मैनेजमेंट हमें बनाना पड़ेगा जी। अगर हमें जहर मुक्त खेती करनी है जी, तो उसका एक पहले से प्री प्लान करना होगा, पूरा एक प्लान बनाना होगा और उसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस पर चलना पड़ेगा जी। क्योंकि जब हम चलेंगे तो उसमें बीच में बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। तो यही एक समस्या सर सबसे बड़ी हो गई है कि अगर हम प्लान बनाते हैं तो प्लान हमको, किसानों को, हमारे किसान भाइयों को मिलेगा कैसे? अब
उसके लिए कोई कार्यशाला रखी जाए उस तरह से किसानों को। अब ऐसे फोन पे या वीडियो पे बहुत सारा लंबा नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि अब किसी किसान का कोई सवाल या प्रश्न होगा या समस्या होगी तो हम कैसे किल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कार्यशाला रखी जाए और उसके बाद उसमें इन सब चीजों का हो तो वो बेहतर तरीके से हो पाए। किसी के सवाल हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा 4 बार 5 बार, तो उसका मान लीजिए उस समय कुछ काम कर रहा है उसमें समस्या आ जाए। जी जी। तो इस तरह की समस्या के लिए एक बेहतर कार्यशाला की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो चीजें बताई हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर किसान भाई करना चाहें तो इस पे आगे खेती कर सकते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार, जय जवान जय किसान।